देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में 9 पार्टियां हैं। आपके सामने राष्ट्र उदय पार्टी माननीय बाबूराम पाल जी, राम सागर बिंद भारत माता पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल अपना दल, अनिल चौहान जनता क्रांति पार्टी, ये हम लोग और ओवैसी जी जिनकी AIMIM पार्टी, 9 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। हम 9 लोगों का सोच है कि देश में, प्रदेश में, हम लोग पहले प्रदेश की बात करें, दुनिया के तमाम देशों में निःशुल्क शिक्षा है। हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क देना चाहते हैं। जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, जो वंचित समाज है, ऐसे लोगों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में, ये हम लोग लागू करने के लिए ये मोर्चा बनाए हैं। आज उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, तो हम लोगों की सोच है कि 22 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली, जो घर में बल्ब और पंखे का इस्तेमाल गरीब करता है, उसका बिल 22 में सरकार बनी तो 5 साल लगातार बिजली का बिल माफ करेंगे। किसको घरेलू बिजली, जो घर में पंखा और बल्ब, वो किसी जाति धर्म का हो। सर, भाजपा के मंत्री अनिल राजभर आए थे यहाँ पे पिछले दिनों, उन्होंने कह रहा है कि आप वैसे ही हाथ मिलाकर राजभर समाज को धोखा दे रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव को धोखा दे रहे हैं, इस पर सब क्या कहेंगे? देखिए, मूल लड़ाई से हम लोगों को बीजेपी भटका रही है। मैं सत्ता में था, 27% आरक्षण 93 से लागू है, जिसमें अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भाट, चमार, मुसहर, धोबी, खट्टी, पासी, केवट, बिन, मल्लाह, जोधा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, मतलब तमाम जातियां हैं जिनको 49.5% आरक्षण है। हम अगर पिछड़ी जाति की बात करें तो उसमें पाल, बघेल, धनगर भी आता है, उसमें राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह भी आता है, गोड़, नाई भी आता है। इन जातियों को हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, जिसको लेके 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब CM थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई और सामाजिक न्याय समिति ने 27% आरक्षण को 3 भागों में बांट दिया, लेकिन सरकार चली गई। फिर सपा बसपा की सरकारें आई, इन लोगों ने उसको लागू नहीं किया। फिर जब मैं सत्ता में पहुंचा तो सत्ता में जाने के पहले बीजेपी ने हमसे यही कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, हम शिक्षा में सुधार ले आएंगे। तमाम बिंदुओं को लेकर के भागीदारी की बात उन्होंने किया। जब सामाजिक न्याय समिति की बात, रिपोर्ट लागू करने की बात आई, तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि भाई हमसे आपसे बात नहीं है, आप ऊपर जैसे बात है ऊपर बात करो। तो मैं अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से बात किया, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है होगा। 2 बार पंचायत हुई लखनऊ में, अमित शाह जी आए। पंचायत में दूसरी बात तय हुआ कि रिपोर्ट पुरानी हो गई है, नई कमेटी बनवा लिया जाए। तो उस नई कमेटी में राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम बनी और रिपोर्ट 30 मई 2018 को आ गई। 7, 9, 11 7% उनको, जो इन पिछड़े, अति पिछड़ों का हिस्सा लूटे हैं, उनको अलग कर दिया, उनका हिस्सा जो बनता था। 9% उनको, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्सा पाया है उनको 9%, जिन लोगों ने हिस्सा अब तक नहीं पाया उनको 11%। इस रिपोर्ट को लागू न करे सरकार, ध्यान भटकाने के लिए लोग घूम घूम करके बवालबाजी रखिया रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हो रही है? 3.5 साल के ऊपर हो गया। शिक्षा में बता दें कोई सुधार हुआ क्या? पाठ्यक्रम प्राइवेट में और सरकारी में जब पेपर आता है, अगर कोई वांट भरता है कोई भी लड़का, तो सरकारी में पढ़ने वाला और प्राइवेट में पढ़ने वाला दोनों भरते हैं, पेपर एक आता है। और शिक्षा 2 तरह की, यहाँ क से कबूतर, वहां क से कंप्यूटर। तो फिर क से कंप्यूटर वाला तो पास हो जाता है और क से कबूतर वाला फेल हो जाता है। इसी को हम लोग लाना चाहते हैं कि क से कंप्यूटर वहां भी हो, क से कंप्यूटर सरकारी में भी हो। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह की बातें जनता के बीच में बोली जा रही है। सर, पिछले दिन भीम राजभर का बयान आया था कि राजभर लोगों को कोरोना इसलिए नहीं होता क्योंकि साड़ी पीते हैं। सर, आप फिर समाज से आते हैं, आप क्या कहेंगे सर? कि ये उन लोगों का विषय है, उन लोगों से पूछ लीजिएगा। हम वंचित समाज को निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री में शिक्षा और फ्री में स्वास्थ्य, बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं। हम इनके नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रोड की बात करते हैं। हम इनके रास्ते बनवाने की बात करते हैं। हम इनके राशन कार्ड, इनको नौकरी दिलाने की बात करते हैं। हम उन सब मुद्दों पर नहीं जाना चाहते हैं। सोचा है
के मजलिस वालों ने हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। मेरे अजीज नौजवानों, मेरी माओं, बहनों, भाइयों और मजलिस के दीवानों, मैं आज बहुत कम समय है, इसलिए सिर्फ 2-4-5 मिनट के अंदर अपनी बातों को खत्म करूंगा। और मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज पूरे हिंदुस्तान में किस लिए खड़ी हुई है? वो इसलिए खड़ी हुई है कि जब आप हिंदुस्तान की 4000 साला तारीख का मुताला करेंगे तो उस तारीख ने ये साबित किया है कि ये मुल्क किसी जनेऊधारियों का नहीं है, किसी भगवाधारियों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क दलितों का है, आदिवासियों का है, मुसलमानों का है। ये भगवाधारी और जनेऊधारी रसिया से भागकर हिंदुस्तान में आए थे, दलितों को गुलाम बनाया था, लेकिन दलितों और मुसलमानों को हुकूक दिलाने का काम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुल्क में कर रही है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज खड़ी हुई है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस मुल्क के अंदर जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें करते हैं, वो इस मुल्क के सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। जो लोग नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, वो लोग सबसे बड़े एंटी नेशनलिस्ट हैं। ये बात मजलिस आपको समझाने आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार में कदम रखी तो लोगों ने कहा कि ये वोट कटुआ है, ये मायावती के वोट को काटने वाले हैं। लेकिन सुनो, मजलिस ने बिहार में 5 सीटें जीतकर ये साबित किया कि मजलिस वोट काटने नहीं आती है, मजलिस दिलों को जीतने आती है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मजलिस मुंबई के अंदर भी दिलों को जीतेगी और साबित करेगी कि मजलिस वोट कटुआ नहीं है, मजलिस लोगों को हक दिलाने आई है और दिलों को जीतने आई है। मेरे भाई, सिर्फ 1-2 मिनट लेकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आज मुल्क के अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है। एक तरफ कश्मीर के अंदर मुसलमानों की आबादी को कम करने की साजिश चल रही है, दूसरी तरफ इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। ऐसी साजिश जिसके अंदर मुसलमानों को एकदम बेकार कर दिया जाए, उनके सारे हुकूक को छीन लिया जाए, ऐसा मुल्क बनाने की साजिश हो रही है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवाधारियों को पूरा हक हासिल होगा। ऐसा मुल्क बनाने की साजिश चल रही है जिसके अंदर सिर्फ जनेऊधारियों को पूरा हक हासिल होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही आपको समझाने आई है कि होशियार हो जाओ। ये कांग्रेसी, ये बीजेपी वाले आपके हुकूक को छीनने का काम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके नापाक प्रोपेगेंडा के खिलाफ आपको जगाने आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को समझिए। जिस कांग्रेसियों ने टाटा पोटा एनआरसी जैसे नापाक कानून को लाया, उसी को बीजेपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। मुसलमानों पर जब कहीं जुल्म होता है, मुसलमानों के खिलाफ जब कोई साजिश रची जाती है, सिर्फ एक आवाज उठती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। हमें उन आवाजों को समझने की जरूरत है। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए। जो लोग हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उन्हें बताइए कि असल टुकड़े टुकड़े गैंग तुम हो। जो लोग हमें एंटी नेशनल कहते हैं, उन्हें बताइए कि असल एंटी नेशनल तुम हो। जो लोग 370 का खात्मा किए, ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, ये एंटी नेशनल हैं। हमें अपने इत्तेहाद के जरिए से इन लोगों को जवाब देने की जरूरत है। समय कम है, मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं इस शेर के साथ कि जो थे सियासी घराने वाले,
सब एक निकले, जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, जलाने वाले बुझाने वाले सब एक निकले। हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, गिराने वाले बनाने वाले सब एक निकले। इसीलिए ये जितने सेकुलर के नाम पर ठग का ग्रुप बैठा हुआ है ये सब एक हैं, इनसे होशियार होने की जरूरत है। और हमारे मुंबई प्रेसिडेंट जनाब फैयाज अहमद खान साहब जिस तरीके से बंबई के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में एक इनकलाब ला रहे हैं, उस इनकलाब को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाइए और इत्तेहाद का सबूत दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय नीम, जय भीम। बहुत शाबाश।